Hello friends and welcome to ACube IAS. This is Deepak Singh and I'll be taking the topic of appointment of election commissioners. Okay, ये topic news में था और इस तरह से news में था. If we talk about, sorry, just one second. Okay, so ये जो topic news में था आपका इस तरह से था क्योंकि अभी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अनूप चंद्र पांडे को उनको एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है तो उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया है. वो इस वजह से था क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की एक वैकेंसी हो गई थी इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर सुशील चंद्रा जी बिकेम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. ओके, तो ये आपका न्यूज में है इस पॉइंट से. ओके, तो अगर अब हम बात करें तो इस कंटेक्स्ट में हम इलेक्शन कमिश्नर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो जो भी सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए थे वो तो सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड थे कि क्या है इलेक्शन कमिश्नर. वो तो अगर जैसे मैंने आपको नाम बता दिया है सो दैट इज लाइक मोर देन सफिशिएंट. बट मैं यहाँ पे आपके साथ एनालिसिस भी डिस्कस करूंगा एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर दैट I will be like covering following a 3C approach, and the 3C is that it has to be current oriented, it has to be concise, and yet it has to be comprehensive. तो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो अगर करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है प्रीलिम्स के लिए तो ये है आपका कि अनूप चंद्र पांडे ये अभी आपके न्यू इलेक्शन कमिश्नर बने हैं. एंड ये इस वजह से बने थे क्योंकि सुशील चंद्रा जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस फ्रॉम द पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या इश्यूज हैं. ओके, so the power to appoint CEC and the ECs यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट्स अ 3-member body as of now, but it's a 3-member body as of now. तो अभी वो कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324A, ये जो आपका है आर्टिकल 324A है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है प्रेसिडेंट विल फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स in a manner he sees fit subject to the provision of any law made by parliament, and thus article 324A left it open for the parliament to legislate on the issue. तो आर्टिकल 324 क्लॉज सेकंड ये कहता है आपका कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आपके इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर हो. बट वो किस तरीके से उसका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि बेटर रहेगा कि पार्लियामेंट एक लॉ इनैक्ट करे. पर वो लॉ आज तक इनैक्ट हुआ नहीं है. तो इसी तरीके से अभी तक बाय तो अभी इस टाइम पे कोई कोलिजियम का सिस्टम नहीं है, कोई बाय कन्वेंशन चल रहा है एक तरीके से. तो कोई फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ रूल्स इनैक्ट करे जा रहे हैं. तो इसी तरीके से आपका इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चल रहा है. सो प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखा जाए अभी क्या सिनेरियो है वो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे विदाउट परसुइंग एनी कंसल्टेशन. ठीक है, तो यानी कि कोई कमेटी सिस्टम नहीं है. आपका जो सीबीआई का डायरेक्टर है, सीवीसी हैं, ये सब जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लिए भी कंसल्टेशन होती है, लीगल बॉडीज होती हैं. ठीक है, आपका सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए कोलिजियम सिस्टम अपॉइंट करा जाता है. बट अगर हम इस केस में देखें यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसके लिए कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होता. सो यूनियन कैबिनेट, अब प्रेसिडेंट तो अपने आप अपॉइंट करता नहीं है, सो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट. तो यूनियन कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करती है, नाम बोलती है, वही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेता है विदाउट एनी डिबेट. तो यहाँ पे इस वजह से ये क्रिटिसिज्म है इसका कि दैट कैन लीड टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. तो जो हमने देखा भी है काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा है अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, तो उसी कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे. तो ये हो गया प्रोसीजर कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि 324A के अंदर अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट. साथ में वो ये भी कहते हैं कि एक लॉ बनाना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, पर अब तक आज तक टिल दिस डेट देयर इज नो लॉ बाय द पार्लियामेंट. अब हम इसकी टेन्योर की बात करें, then the commissioners are appointed for a 6-year period or up to the age of 65 years whichever is earlier. ठीक है, तो ये आपका हो गया. अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि अब कोई लॉ ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कोई क्वालिफिकेशंस बताई नहीं है. उन्होंने कहा था कि भाई पार्लियामेंट एक आपका जो है वो एक लॉ बनाने चाहिए इसकी क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होती है कि दिस शुड बी द क्वालिफिकेशन, या फिर आपका ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इलेक्ट होते हैं उसके लिए एक होती है क्वालिफिकेशन होती है. बट ये क्वालिफिकेशंस इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कुछ नहीं है. ठीक है, तो बट द कन्वेंशन स्टेट दैट, सो ये कन्वेंशन होती है, मतलब ये कहते हैं कि ओनली सीनियर और सर्विंग रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन इक्विवेलेंट रैंक विल बी अपॉइंटेड. तो कन्वेंशन ये कहती है कि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं,
तो या तो सर्विंग या फिर आपके रिटायर्ड, मतलब यानी कि जो सीनियर रैंक के होते हैं वो ही, जिनकी काफ़ी बड़ी रैंक होल्ड करते हैं, या तो कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर अपने किसी और मिनिस्ट्री में टॉप मोस्ट सेक्रेटरी की पोस्ट, तो वो उसी रैंक के जो लोग होते हैं उन्हीं को अपॉइंट करा जाता है। बट दिस इज लाइक अ कन्वेंशन, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, द वर्ड कन्वेंशन, ठीक है, वैसे कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन, एक केस भी चला था, भागवती प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, भागवती प्रसाद दीक्षित गरेवाल वर्सेस राजीव गांधी, ये केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये रिजेक्ट कर दिया था कि देयर शुड बी क्वालिफिकेशन सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। तो एक पिटीशन फाइल करी गई थी भागवती प्रसाद जी ने, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं या फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी भी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज तक जैसी होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वैसी क्वालिफिकेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए भी होनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ये मना कर दिया था, पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये इस केस में जजमेंट दी थी, भागवती प्रसाद दीक्षित गोरेवाल वर्सेस राजीव गांधी, या फिर सिर्फ भागवती प्रसाद, ये सिर्फ इतना ही नाम याद कर लीजिए, भागवती प्रसाद दीक्षित वर्सेस राजीव गांधी, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन के कंटेक्स्ट में। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया फैक्ट्स पॉइंट रिलेटेड, पर मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल बी मेकिंग श्योर दैट इवन द एनालिटिकल पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड इन द लेक्चर दैट इज डिलीवर्ड बाय मी एट AQ बायस। तो अभी यही डिबेट चल रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है, क्या वो स्टेटस को चलते रहना चाहिए, क्या जैसे अभी तक कन्वेंशन चल रही है कि भाई यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, शुड द स्टेटस को गो अहेड और नॉट। तो ये है, अब हम डिस्कस करते हैं डिबेट पे। सो दे कैन आस्क लाइक ओके डिबेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो अब इससे डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्शन। तो व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन, दैट पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपकी बॉडी है, वो ऑलरेडी एक स्टेट का एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट आता है, सो दैट परफॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंक्शन है। सो डेफिनेटली देयर इज नो नीड ऑफ एनी लॉ टू डिफाइन द क्वालिफिकेशंस एज वेल एज द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर पास्ट में भी देखें तो काफी एस्टीम्ड हमको इलेक्शन कमिश्नर्स मिले, और उनमें से सबसे जो एस्टीम, जो सबसे महान माने जाते हैं, वो है TN सेशन, जिन्होंने 1990 अर्ली 1990s में इलेक्शन कमीशन को इट गेव टीथ। He really showed it that okay, election commission is a body which really exists। जैसे अगर हम उसके कैग के बारे में बात करें तो विनोद राय थे, उन्होंने काफी न्यूज में लाया था कैग को। तो सिमिलरली TN सेशन, इनकी वजह से काफी सारे रिफॉर्म्स भी हुए थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि TN सेशन का क्या रोल रहा था। एंड इवन फ्रॉम अ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया आता है, तो उसमें जब हम मेकर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो TN सेशन का नाम तो सबसे टॉप पे आएगा, जो एमिनेंट पर्सनालिटी होते। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो यानी कि, और ये भी इसी प्रोसेस से निकले हैं, पॉइंट ये है, ठीक है। तो जब ऐसे एमिनेंट लोग भी मिले हैं हमें, और ही इज जस्ट तो एक यही है, मतलब इनका तो सिर्फ एक नाम ये है, इसके अलावा भी और बहुत सारे आपके इलेक्शन कमिश्नर जो मिले एस्टीम्ड, जो जिन्होंने काम करा है, जैसे सुकुमार सेन हो गया, आई थिंक हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, और तो उन्होंने भी करे हैं। एंड बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जैसे हो गए, एटलीस्ट 15 अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैग, आपका CAG, कैग which is Comptroller and Auditor General of India, are appointed by the same procedure, that is they are appointed by the President of India on the advice of Union Cabinet। तो ये चीज़ है। पहली बात तो ये, जब अगर कैग के लिए करा जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन के लिए ये हम प्रोसीजर चेंज क्यों करें, और अगर इलेक्शन कमीशन के लिए हमने प्रोसीजर चेंज कर लिया तो बाकी सारे जो 15 अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, तो उनके लिए भी वो भी सिमिलर डिमांड करेंगे कि भाई हम पीछे रह गए। तो ये भी चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि भाई दैट विल लीड टू ना, वो होता है डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट वही होता है ना कि एक चीज़ होती है तो फिर दूसरे पे इम्पैक्ट आता है, दूसरा तीसरे के ऊपर इम्पैक्ट आता है, होता है ना, ब्रिक्स में लाइन होती है। तो उसी तरीके से अगर एक ईंट गिरेगी तो बाकी सारे भी गिरते जाएंगे, सिमिलरली एक डिमांड बढ़ेगी तो बाकी सारी भी डिमांड बढ़ेंगी। तो बेटर है कि भाई इस चीज़ को छेड़ो ही मत, जैसा चलता है चलते रहने दो। तो आई थिंक दीज आर्ग्यूमेंट्स आर क्वाइट कन्विंसिंग टू कन्विंस यू गाइज दैट कि अब ये मतलब स्टेटस को चलते रहना चाहिए अगेन। बट लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। अगेन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा दैट व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस आंसर ना, तो यही नहीं कि सिर्फ डिबेट में सिर्फ एक साइड, या फिर डिबेट और क्रिटिकल एनालिसिस जब कहा जाता है तो कवर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। ओके, now let's discuss the other side of the coin, which is what are the arguments for a consultative process। पहली बात तो ये कहा जाता है कि it will ensure that they are selected in an impartial manner,
जैसे सिविल सर्वेंट्स के बारे में कहा जाता है ना कि दैट यू हैव टू बी इम्पार्शियल, यू डोंट हैव, आपको होता है ना कि यू डोंट हैव टू बी बायस्ड टुवर्ड सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी का जो कंसेप्ट कहा जाता है, विच इज आपने जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हो गया, फिर आपका जनरल स्टडीज 4 में आ गया एथिक्स में, तो वहां पे सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है. सो फॉर इंश्योरिंग दैट कंसेप्ट वी हैव टू इंश्योर दैट कि यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को एक कमेटी सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम अपॉइंट करे, क्योंकि अभी जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन वाज द लाइक मोस्ट हेटेड ऑर्गेनाइजेशन. उसको बहुत क्रिटिसाइज करा जा रहा था कि दैट इट अपीयर्स टू बी बायस्ड टुवर्ड्स द मोदी गवर्नमेंट, दैट इट इज मिसयूजिंग इट. अगेन इट्स अपीयर्स टू, इट इज एन एलिगेशन, देयर इज नो ट्रूथ इन दैट. आई वुड से ट्रूथ इन दैट आई वुड से बेटर कि कोई प्रूफ नहीं हमारे पास. इट कैन बी दैट इट वाज बायस्ड और इट वाज नॉट. तो ये उनको फंक्शनरीज को अपॉइंट करा जाता है. सो इट अपीयर्स टू बी इम्पार्शियल, ये पार्शियल आपको दिखती है. और देखा जाए तो अगर हम पब्लिकली देखें तो एट द टाइम ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, आपका जो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एन गोपालास्वामी. ओके, एन गोपालास्वामी थे. तो इन्होंने पब्लिकली अपने कहा था कि जो मेरा सबॉर्डिनेट है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर है, नॉट एग्जैक्टली सबॉर्डिनेट, मतलब दे ऑल आर इक्वल, बट फिर भी जो उनका कलीग है नवीन चावला, तो नवीन चावला को उन्होंने पब्लिकली डिमांड करी थी कि उनको डिसमिस करा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नवीन चावला इज बीइंग बायस्ड टुवर्ड कांग्रेस, तो ये कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं, ये एलिगेशन थी. पर वैसे देखा जाए तो बाद में उनके रिटायरमेंट के बाद एन गोपालास्वामी को भी आई थिंक किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया गया था, एंड ही वाज गिवन सम पोस्ट बाय बीजेपी गवर्नमेंट. So it is said that कि N Gopalaswamy was biased towards BJP and Naveen Chawla was biased towards Congress. And Naveen Chawla ultimately succeeded him. So after the retirement of N Gopalaswamy, Naveen Chawla held the tenure of a chief election commissioner. तो ये हो गया कि impartiality ensure करेगा अगर consultative process है. दूसरा हो गया कि अगेन जैसे जजेस के भी केस में कहा जाता है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट यू शुड नॉट जस्ट अपीयर टू बी, यू शुड नॉट जस्ट बी फेयर, यू शुड अपीयर टू बी फेयर. एक वही चीज होती है ना कि ये नहीं कि भाई आप सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई मैं सच हूँ, मैं सच्चा इंसान हूँ, ऐसा ये नहीं, आपको दिखाना भी पड़ेगा कि हाँ मैं सच्चा इंसान हूँ. अगर मैं साफ तरीके से रहता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान है, सब कुछ है, जैसे उसके बारे में भी बात करें, तो ये नहीं कि मैं सिर्फ सफाई में बिलीव करता हूँ, यू हैव टू इवन एक्ट ऑल्सो दैट वॉट यू आर सेइंग. तो उसी तरीके से just not by saying that okay the election commissioners are fair or transparent or just impartial, they have to even show that. तो इसी वजह से just for showing that एक consultative process होना चाहिए. ठीक है, फिर हो गया parity with other bodies. साथ में मैंने आपको यही कहा था कि लोकपाल हो गया, NHRC हो गया, CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CVC, CGI और बहुत सारे जजेस, आपके जजेस हो गए, आपके CBI हो गया. तो ये सारे केसेस में आपका जब उनको एक कोलिजियम सिस्टम अपॉइंट करता है, कमेटी सिस्टम अपॉइंट करता है, सो व्हाई नॉट इन दिस केस. और अगर हम ग्लोबल सिनेरियो भी देखें तो ये तो अगर हो गया इंडिया में ही, इंडिया में भी बहुत सारी जो बॉडीज हैं आपकी कंसल्टेटिव प्रोसेस से अपॉइंट करी जाती हैं. पर अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें तो लॉ कमीशन रिपोर्ट नंबर 255, भाई ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को डिटेल में कवर करा था. चाहे आपके साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, आपके एग्जिट पोल्स के ऊपर हो, ओपिनियन पोल के ऊपर हो, कोई भी टॉपिक हो, उसके ऊपर लॉ कमीशन रिपोर्ट नंबर 255 ने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया था. तो उसको याद रख लेना भाई. तो उस रिपोर्ट ने क्या कहा था कि जो बाकी सारी कंट्रीज है, कनाडा, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज है, वहाँ पे कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है. जब उन देशों में होता है तो यहाँ पे क्यों नहीं, है ना. तो ये ग्लोबल सिनेरियो हो गया. तो इट्स लाइक पैरिटी विद अदर बॉडीज इन इंडिया एंड पैरिटी विद अदर कंट्रीज. तो दोनों में आ गया कि भाई वहाँ पे भी इक्वालिटी होनी चाहिए. जब उनमें वहाँ पे है तो यहाँ पे इंडिया में क्यों नहीं. ठीक है. और फिर अगर हम कमिटीज की बात करें तो लॉ कमीशन रिपोर्ट नंबर 255, ये तो इंपॉर्टेंट है ही. साथ में गोस्वामी कमेटी, गोपालास्वामी तो आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, माय मिस्टेक. तो गोस्वामी कमेटी थी आपकी, उन्होंने 1990 में रिकमेंड करा था कि भाई एक कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए, विच वॉज ऑल्सो रीइटरेटेड इन द लॉ कमीशन रिपोर्ट नंबर 255 विद सर्टिफिकेट मॉडिफिकेशंस. ठीक है. तो ये हमारा डिबेट हो गया. वी हैव डिस्कस लाइक बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. नाउ लेट्स डिस्कस लाइक व्हाट शुड बी द वे अहेड. अब करना क्या है भाई. ठीक है. तो अब करना ये है, लॉ कमीशन ने क्या कहा है मैं वहां पे जाता हूँ, मैं कोई अपनी जजमेंट नहीं दूंगा यहाँ पे, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. तो ये लॉ कमीशन जो आपकी है, आपकी एग्जीक्यूटिव कमीशन होती है, तो ये टाइम टू टाइम हर 3 साल में आपकी कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है. तो 255 जो रिपोर्ट थी वो 2015 में रिलीज करी गई थी. तो पहले उन्होंने कहा था, पहली बात तो ये
कि द अपॉइंटमेंट शुड बी डन बाय कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑफ ऑल द इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द सीईसी। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक सीईसी होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर अभी, ठीक है। वैसे देयर इज अ प्रोविजन दैट दे कैन बी द स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज टू 5, तो 4 मतलब 4 इलेक्शन कमिश्नर और 1 सीईसी। पर अभी इस टाइम पे 1+2 का फॉर्मूला चल रहा है। तो उसने कहा था कि चाहे सीईसी हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स हो, तीनों को इस टाइम पे कोलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट करना चाहिए। तो वो एक कमेटी या फिर कोलिजियम होगा, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा इलेक्शन कमिश्नर का नाम, और वो जो कमेटी होगी सो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो चेयरपर्सन होगा, फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 लोग होंगे, ये रिकमेंड करेंगे। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगेगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पता चला वहां पे पार्लियामेंट में गालियां दे रहे हैं और घर जाके वो सब अपना आराम से बैठ के गले मिल रहे हैं। तो होता है ना कि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाली जो चीज कही जाती है। तो ये भी इंश्योर करा जा रहा है कि भाई सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियंस को ही उस कमेटी में रखना चाहिए, आपका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस कमेटी के अंदर होना चाहिए। तो ये 3 कमेटी जो है आपकी, ये रिकमेंड करेगी आपका कि कौन एक इलेक्शन कमिश्नर। दूसरा होगा कि ये द प्रिंसिपल फॉर लाइक सिलेक्टिंग द नेम इज लाइक सीनियोरिटी प्रिंसिपल, ठीक है। द एलिवेशन ऑफ एन इलेक्शन कमिश्नर टू सीईसी शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। तो मैंने आपको भी डिस्कस करा था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि सुशील चंद्रा जी जो, सो ही बिकेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। जैसे मैंने नवीन चावला के बारे में भी बोला था कि पहले नवीन चावला ही वाज इलेक्शन कमिश्नर, देन ही बिकेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो सिमिलरली सीनियोरिटी प्रिंसिपल, 2 इलेक्शन कमिश्नर में से जो सीनियर होगा वो बनेगा, ठीक है। एंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट रिकमेंडेड अगेन द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स रिपोर्ट 255, इट रिकमेंडेड दैट फॉर दैट amend the Election Commission Act of 1991 in accordance with the Article 324A। और यहीं पे जहां से मैंने लेक्चर स्टार्ट करा था अपना अगेन, तो मैं वहीं पे वापस आ रहा हूं। तो वहां पे उन्होंने यही कहा था कि आर्टिकल 324(2) जो आपका है, ये याद रख लेना, कभी कभार वो पूछ लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, ओके, या 4 है, वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिकल 324 याद करके चले गए और लगा कि भाई हमारा काम खत्म हो गया। अगर उन्होंने यहाँ पे इसके बाद पर्टिकुलर सेक्शन पूछ लिया तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि किसके अंदर, आर्टिकल के अंदर कौन सी प्रोविजन के अंदर अपॉइंट करा जाता है। सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट अमेंड द इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड ट्रांजैक्शन बिजनेस एक्ट ऑफ 1991, या फिर यही ध्यान रख लो कि इलेक्शन कमीशन एक्ट ऑफ 1991 है, सर्विस कंडीशन के जो रिलेटेड है उसको अमेंड करे सो एज टू गिव द लीगल बेसिस, ठीक है। जहाँ पे हमने कहा था ना कि अभी तक लीगल बेसिस नहीं है, इट इज़ लाइक ऑल बेसिस ऑफ कन्वेंशन चल रहा है सब कुछ, तो वो सब इंश्योर करेगा। तो सर्विस कंडीशन होगी, प्रोसीजर होगा, वो अपॉइंट कर लेंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया कि भाई ये तो रिकमेंडेशन होनी चाहिए, लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड कर दिया। पर अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये पॉसिबल है भी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी अथॉरिटी लूज कर देगी। अभी इस टाइम पे जैसे क्रिटिसिज्म कहा जा रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि भाई ये अमेंडमेंट लाओ और इलेक्शन कमिश्नर को, तो वो करेंगे नहीं क्योंकि अपने उनके सेल्फ इंटरेस्ट है, और कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है। और फिर जब कांग्रेस अगर पावर में आ जाती है अगले इलेक्शन में या फिर उसके बाद भी आ जाती है, तो फिर बीजेपी क्रिटिसाइज करेगी कि भाई तुम ऐसे रिफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे अरविंद केजरीवाल करता रहता है। जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, या फिर इनफैक्ट नॉट अरविंद केजरीवाल, आई एम नॉट टारगेटिंग इन पर्टिकुलर, बट बाकी सारे जो आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं बाकी सारे स्टेट्स के, तो वो आपकी ईवीएम्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कहते हैं ये सब तो सब्जी स्कैम है। पर अल्टीमेटली जैसी रिजल्ट उनके फेवर में आ जाता है वो कहते हैं अरे बड़ी बढ़िया मशीन है यार, ये तो बड़ी प्यारी मशीन है। तो सिमिलरली इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स को भी यही कहा जाता है कि जो पार्टी पावर में होती है वो करेगी नहीं, ओपोजिशन पार्टी करेगी कि रिफॉर्म करो, और जब उल्टा हो जाता है तो सिमिलरली दूसरी पार्टी कहती है कि रिफॉर्म करो और एक नहीं करती। तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं रिफॉर्म करने वाली, ये तो मान लो, ठीक है, वो तो नहीं होने वाला। अब कैसे करें इस चीज को? तो कहा जाता है कि द ओनली वे अहेड इट अपीयर्स टू बी दैट जुडिशियल इंटरवेंशन इज द ओनली वे अहेड, ठीक है। तो यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़े टाइम पहले कहा था, कुछ साल पहले, कि इट विल हैव टू इंटरफेयर इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इफ द पार्लियामेंट डजंट एक्ट, ठीक है। तो ये कहा जाता है, फिर इसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी थी तो कहा जाता है कि इट विल लीड टू जुडिशियल ओवर रीच। जो आपका कहता है ना जुडिशियल ओवर रीच का एक होता है कि ये आपकी पार्लियामेंट के एरिया में आ रही है, एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आ रही है। देयर आर 3 ऑर्गन्स, आपका जुडिशियरी, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशियल ओवर रीच इज लाइक व्हेन इट इज लाइक ओवर यूजिंग इट्स पावर एंड इंटरफेयरिंग इन द वर्क ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज आपका एग्जीक्यूटिव। तो ये हो जाएगा, तो जुडिशियल ओवर रीच कहा जाता है।
पर साथ में इसको काउंटर करने के लिए कहा जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी तो दैट विल लीड टू जुडिशियल ओवररीच, बट काउंटर आर्ग्यूमेंट ये जाता है कि देयर that we also have a doctrine of checks and balances. So if we have, so ये आपका सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल ये तब तक वैलिड करता है जब तक आपका मतलब सब कुछ हार्मनी में चल रहा है, बट when the parliament or executive are misusing the separation of power का principle, then judiciary should overreach and misuse its power to ensure implement the doctrine of checks and balance. तो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट आ जाती ना सेपरेशन ऑफ पावर, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आपका डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट शुड इंश्योर दैट कि अगर पार्लियामेंट और आपकी जो एग्जीक्यूटिव है उनको टाइम लिमिट दीजिए, और अगर नहीं मानते तो इट शुड इंटरफेयर, ठीक है, फिर धावा बोल देना चाहिए। तो यही चीज़ है कि वही ऑप्शन लगती है, और ये तो हमें यही अकेले ऑप्शन लगती है कि लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरफेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तो सिर्फ हमने अपॉइंटमेंट की बात करी थी, ओके अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की, पर साथ में ये भी कहा जाता है कि जो सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स है, इट ऑल्सो नीड्स रिव्यू, एंड द प्रोटेक्शन विच इज गिवन टू CEC should also be extended to the other commissioners आपका जो है, ठीक है, other 2 commissioners, ये आपका है। तो साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को तो रिफॉर्म करना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो रिमूवल में जो इशू है वो भी करना चाहिए, उसको भी रिफॉर्म करना चाहिए। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि व्हाट इज द process for removal and what reforms are required in that. Okay, so this is my question, so it's better that you think at your home and स्टडी दिस, और उस टॉपिक को मैं आने वाले दिनों में कवर करूंगा, दैट व्हाट इज द एरिया जहां पे रिमूवल के प्रोसेस में रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं। ओके, सो विद दिस आई हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, और उसमें मैंने पहला फैक्ट आपको ये बताया कि न्यूज़ में क्यों है, फिर मैंने उसके रिलेटेड आपको फैक्ट्स बताए थे, एंड देन आई कवर द एनालिटिकल पार्ट, द डिबेट और द क्रिटिकल एनालिसिस दैट वेदर द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शुड बी रिफॉर्म्ड और नॉट। ये हो गया। So with this I have like ended the lecture, and friends I have like few announcements for you, and I'll just take 2 minutes of yours. That A-Cube IAS, okay, so it is launching its, so this lecture was conducted by me, I am Deepak Singh, and I have conducted this lecture on the behalf of A-Cube IAS. Okay, so A-Cube IAS is like launching online live classes, the General Studies Foundation batch from आपका 7th of July, तो 7 जुलाई यानी कि अगले महीने से शुरू कर रहा है, और इसमें 800 घंटे की आपको पढ़ाई करी जाएगी, जो कोई भी इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये प्रीलिम्स, मेंस और करंट अफेयर्स की 800 में से 80 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे, तो यानी कि आपका 10% तो जो आपकी कवरेज है आपकी जो कोर्स का, वो करंट अफेयर्स को दी जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर्स को कितनी वेटेज दे रहे हैं हम, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन, ये तो हमारा फाउंडेशन बैच हो गया। और अगर हम अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, IR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे, और वो भी इसी अप्रोच के साथ, ठीक है। और साथ में हम ये भी बताना चाहता हूँ कि अब A-Cube IAS आपको IIT का एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराएगा, एक IIT का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंजीनियरिंग के लिए कर रहा है, इसका मतलब ये है कि A-Cube IAS is launching a new exam by the name of IAS Inspiration Test. एक IAS Inspiration Test है, that is like another name for IIT। तो ये एक्चुअली क्या है, आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आपका 24 और 27 जून को कवर कर रहा है, ठीक है, 24 और 27 जून इस महीने की। ऑन दैट इट विल बी कवरिंग दिस, सो इट्स अ टैलेंटेड एग्जाम। तो इसमें आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा, इट्स अ स्कॉलरशिप टेस्ट। तो आपका यानी कि अगर इसमें से आपका 75% आएगा, आपका स्कोर आएगा, तो आपको 75% फीस दी जाएगी। और अगर आप में से किसी कोई इसको 100% इसमें एक्यूरेसी से कवरेज लाता है, 100% मार्क्स लाता है, तो उसका पूरा कोर्स फ्री कर दिया जाएगा। सो इट विल बी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो ये आपका है, तो बट वही है, फीस सस्ती करी जाएगी, बट कोचिंग की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप you like this lecture. So my next lecture, I'll be like sharing the links of my other lectures. So I'll be signing off. This is Deepak Singh on behalf of A-Cube IAS. Hope you have a good time. Bye.